In the previous video, we discussed mobility. Now, we discuss relation between current and drift velocity. Okay. So you see, this is a wire. ठीक है. Feed is equal to drift velocity, n is equal to number of electron per unit volume. ओके, E इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड N इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. तो देखिए, देन यू कैलकुलेट करंट आप काउंट करना चाहते हो तो करंट I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू N इंटू ई बाई टी. ओके, तो इसका मतलब है यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी होल वायर N इज इक्वल टू N इंटू वॉल्यूम N एंड वॉल्यूम ऑफ द वायर इज वॉट, A इंटू एल. तो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, N इंटू A इंटू एल. तो देयर फोर करंट I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन टी. देन पुट द वैल्यू ऑफ N, तो N E A इंटू E अपॉन टी. तो देन करंट I इज इक्वल टू N E A V D. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, नाउ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है आपसे भाई कि एट, जैसे ये वायर है तो वायर का आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. दोबारा से सुनो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. द करंट फ्लो थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of the conductor. तो means I is directly proportional to V और V is directly proportional to I. डायरेक्टली सिंबल को जब फिनिश करेंगे तो देन यू गेट रेजिस्टेंस R. तो V is equal to R into I. ओके, और R को यहाँ पे आप कॉल करते हैं द रेजिस्टेंस. ओके, R आपके पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस. ठीक है भाई. अब देखो, कभी भी आपसे ग्राफ अगर मानते हैं वो ओम्स लॉ के लिए ग्राफ खींचो तो ऑल दी मेटल फॉलो द ओम्स लॉ. तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से. ठीक है ना, V वर्सेस I का ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा आपका. ये आपको प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक प्रैक्टिकल भी करोगे तो उसमें ये ग्राफ ड्रॉ करोगे आप. अब देखो, आता है आपके पास डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ का डेरिवेशन. ठीक है भाई. अच्छा, आपको बीच में कोई प्रॉब्लम है अगर मान लीजिए किसी में, तो मेरे को फ़ोन करके कॉल कर सकते हो. और जितनी वीडियो मैं डालता हूँ सिर्फ उतना ही आपको प्रिपेयर करना है, उससे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना. कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने करंट को पूरे को प्रिपेयर कर दिया है, तो पूरा प्रिपेयर नहीं करना. जितना वीडियो डाली जाए बस उतना ही प्रिपेयर करना है और उतना ही लिख करके देना है आपको. ठीक है ना. देखिए, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो देखो आप जानते हो, we know that drift velocity Vd is equal to E into E tau upon m. लेकिन एक फॉर्मूला आप जानते हो, E is equal to V upon L, मतलब E is equal to dV upon dr सिखाया था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इन प्लेस ऑफ E आपने V upon L रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपने V को काउंट किया यहाँ पे. ठीक है, बट करंट I इज इक्वल टू एन वी डी जानते हो आप, और दोनों को डिवाइड करो V अपॉन आई. V अपॉन आई डिवाइड करने के बाद ये फिगर मिली आपको. अब इसमें ऑल ऑफ दीज इज कांस्टेंट, मतलब ये सारी चीजें आपकी क्या है, कांस्टेंट हैं. तो इसका मतलब V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और दिस इज ओम्स लॉ. ठीक है, तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया आपका पास. अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कुछ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो देखो एक्स्ट्रा, ये जो फिगर है ये फिगर किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A. और ये जो पूरी फिगर होती है, ये पूरी फिगर, इसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी रो. ठीक है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A. तो जो ये फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ये कहाँ से आया, ये यहां से मिला था आपको फॉर्मूला, ओम्स लॉ से. ठीक है, अब आपके पास आता है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है,
तो देखो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस हर कंडक्टर के अंदर होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस और किसी के अंदर कम होता है। ठीक है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर में रेजिस्टेंस कम होता है, चांदी, लेकिन चांदी के हम वायर नहीं बना सकते, तो इट इज़ टू कॉस्टली। ठीक है ना, काफ़ी कॉस्टलियर है, इसलिए नहीं बना सकते। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब रेजिस्टेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकता है। तो दोबारा सुन लो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये भी हमने ऊपर काउंट किया है फॉर्मूला। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी हो गई आपके पास में, और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्यों है, कैसे डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस। तो देखो ये पूरी मैंने थ्योरी लिख रखी है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि रेजिस्टेंस इज डेवलप ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वायर में करंट पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका थोड़ा डिटेल में लिख रखा है, तो आप यहां से रीड कर सकते हैं। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है भाई, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही लिख रखा है कि द रेजिस्टेंस इज ऊपर वाला पॉइंट है द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो मतलब जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाओगे आप, रेजिस्टेंस आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया, अगर एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दोबारा सुन लो, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो पाई को तो फिनिश्ड कर दो आप, कांस्टेंट में चला गया। तो रेजिस्टेंस आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, मतलब डी फॉर डायमीटर। अब आपसे जैसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डायमीटर को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, ये आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा देगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वायर यूज्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वायर यूज्ड। ये थर्ड पॉइंट है आपका। ठीक है, अब आती है आपके पास रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी समझो, तो देखो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपके पास है, आप जानते हो। ठीक है भाई, अब अगर मान लीजिए इसमें L इज इक्वल टू 1 मीटर लिया आपने और एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू रो के इक्वल हो गया। अच्छा, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये तो 10th में पढ़ाई है आपने। तो क्या कहोगे, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। दोबारा सुनो, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है नोट में। अच्छा, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब देखो नोट में मैंने लिखा है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वायर यूज्ड। मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तुम कहोगे नहीं सर ये कैसे कह रहे हो, आपका रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखो मैंने आपको एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या था आपके पास रेजिस्टिविटी का,
रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये बताया था ना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ओम्स लॉ में, ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें लेंथ नहीं आती ना, और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वायर यूज्ड। ठीक है भाई। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द हीटिंग कॉयल आर मेड ऑफ एलॉयज। जो हीटिंग कॉयल होती हैं वो एलॉयज की क्यों बनाई जाती हैं? तो हीटिंग कॉयल आर मेड ऑफ एलॉयज बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। तो देखो जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, दोबारा सुन लो, जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो उनमें करंट पास करने से वो रेड आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। और रेड आउट होने पे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन भी करती हैं, ठीक है। लेकिन एलॉयज जो होते हैं, ये जो हीटिंग कॉयल बनाई जाती हैं, तो हीटिंग कॉयल आर मेड ऑफ एलॉयज बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। ड्यू टू दिस दे बिकम्स हॉट व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट एंड इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड ऑन हीटिंग। और गर्म करने पे ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होती हैं, इसलिए हीटर की कॉयल किसकी होती हैं? एलॉयज की बनाई जाती हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये दूसरा टॉपिक है, अभी मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अभी दूसरी वीडियो और बना रहा हूँ, क्योंकि फिर वो लोड करने में दिक्कत रहती है। ओके।